अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने कहा था पहले लेक्चर में कि हम अगला लेक्चर जो लेंगे उसको क्या होगा, वेक्टर के दूसरे लॉज पर होगा, और वो है क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इसमें हम बात करेंगे क्या, वेक्टर के प्रोडक्ट की। ठीक है ना। तो देखो वेक्टर का जो है प्रोडक्ट दो तरह से हम ऑब्टेन करते हैं। एक कहलाता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एंड दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एक तो है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम है क्या, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो ये जो नाम दिया गया है वो मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर है। मतलब यहाँ पर डॉट सिंबल का यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पर क्रॉस सिंबल का यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आता है हमारा, यानी रिजल्ट आता है, क्या आता है? रिजल्ट आता है, वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में बात है? मतलब दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डॉट प्रोडक्ट से, तो क्वांटिटी जो आती है फिजिकल क्वांटिटी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास, यानी रिजल्टेंट वैल्यू जो आती है वो क्या होता है, फिर से एक न्यू वेक्टर होता है। क्या होता है? एक न्यू वेक्टर होता है। बस समझ में आई? ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो बारी बारी से हम दोनों को देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट एंड दी वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और उसके बीच का एंगल है थीटा, उसके बीच का एंगल है थीटा, तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो भी प्रोडक्ट होगा वो, और उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोबारा सुनते हैं क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of the vectors C A and B and the cosine of, यानी cos theta of angle between the vector, angle between the vector। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हम डिफाइन करते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट।
ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है एक स्केलर क्वांटिटी है, ए बी कॉस थीटा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ए बी कॉस थीटा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में बात है? दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। और सिंबल हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, डॉट का, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, नेमिंग उस हिसाब से दिया गया है, लेकिन प्रोडक्ट क्या डिफाइन है कि अगर कोई किसी दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए या स्केलर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना है, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई करके फिर से मल्टीप्लाई करना है किसमें, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम में। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कौन, ए एंड बी, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि हमारे पास एक वेक्टर है 3i कैप, दूसरा वेक्टर है मान लो इधर से 4j कैप, 4j कैप। इसके एंगल बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर इसको मैं वेक्टर ए कह दूँ और इसको क्या कह दूँ, वेक्टर बी कह दूँ, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ 4 एंड कॉस एंगल कितना है 90, ये तो हो जाएगा 12 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इसकी वैल्यू है मान लो इस डायरेक्शन में 4, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 और इसके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी 12 इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, दैट विल गिव यू 6। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको फुल्ली समझ में आ गई होगी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है या स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, समझ आ गई बातें। तो कुछ बातें यहाँ से हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें नोट करते हैं कि सिर्फ इस डेफिनेशन से हमें क्या क्या मिल रहा है, ज़रा इस बात पर गौर करते हैं। ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ज़रा इसको देखते हैं कि ए डॉट बी का मतलब है कि ए बी कॉस थीटा। अच्छा, एक बात समझ में आ गई कि हम डिफाइन ऐसे करेंगे, बाय डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, अब ज़रा इस बात को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका मतलब जो कॉस थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इस तरह से हम थीटा भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउ, कैसे ऑब्टेन करेंगे, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे दूसरी बात जो हमें मिलती है कि अगर ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा है, तो अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है स्पेशल केस की, कि अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, मतलब एक ये है वेक्टर ए और ये है दूसरा वेक्टर बी। ठीक है ना, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए बी कॉस 0, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी क्या, ए इंटू बी, चूँकि कॉस 0 की वैल्यू होती है क्या, 1। दूसरी बात कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए, क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। तो उस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नोट करना चाहिए, जो क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए। इसका मतलब ये देखो, वी नो दैट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें आई से जे, आई से आई डॉट जे, रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो, है ना। जे डॉट के रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। चूँकि लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90, रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। के डॉट आई रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आई डॉट के रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। के डॉट जे रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है ना। के डॉट जे, इस तरह से जे डॉट आई, है ना, किधर से भी करें, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि मतलब दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये बात है बहुत अच्छी, जिससे क्या बांधना है, गांठ बांध लेने हैं, नोट कर लेना है अच्छे से अपने दिमाग में। ठीक है ना, कि जहाँ पर भी ऐसा दिखेगा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा दिखेगा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ बातें हम यहाँ पर भी नोट कर सकते थे। ठीक है ना, मतलब चलो इसको आगे देख लेंगे हम, स्पेस नहीं है। तीसरी बात कि अगर थीटा 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। और जबकि यहाँ क्या था, पैरेलल वेक्टर था। ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन ए डॉट बी क्या लिखेंगे हम, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा यानी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ए बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए बी। ज़रा गौर करना कि जब पैरेलल वेक्टर है तो प्रोडक्ट क्या है, ए बी, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी क्या, मिनिमम, है ना। स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। और ऑर्थोगोनल है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर ऑर्थोगोनल है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़रा इस बात पे गौर करें कि अगर 0 से 90 डिग्री तक है तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू से, मतलब कुछ वैल्यू रही थी इसकी पॉजिटिव, यहाँ से घटकर चला गया 0 पर। जब हमने एंगल को बढ़ाया, थीटा को बढ़ाया कहाँ से, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ, है ना, समझ आई बातें। और इस 0 से हो गया क्या, निगेटिव, है ना। 0 के बाद क्या हो जाता है, निगेटिव। यानी कि जब थीटा कहाँ लाई कर रहा है हमारा, थीटा कहाँ लाई कर रहा है हमारा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, है ना। तो क्या हो जा रहा है, निगेटिव। ठीक है, तो नोट कर ले इस बात को क्या, कि अगर थीटा जो है, दो वेक्टर का थीटा जो है कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, 0 पर, 90 पर, 180 पर क्या होगा वो तो हम देख चुके। अगर इफ़ थीटा कहाँ हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी की वैल्यू आएगी तो क्या, ए बी कॉस थीटा, बट दैट ए बी कॉस थीटा विल बी व्हाट, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर थीटा क्या हो, 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, यानी कि क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, उस कंडीशन में फार्मूले तो हम यही लगाएंगे, ए डॉट बी विल बी व्हाट, ए बी कॉस थीटा
समझ में आई बातें कि नहीं आई? लेकिन इस ए बी कॉस थीटा की जब भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, होपफुली आपकी बात समझ में आ गई होगी कि 0 पर मैक्सिमम, 90 पर 0 ए डॉट बी की वैल्यू और 180 पर मिनिमम, है ना? मिनिमम में भी क्या नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ 0 होता है, तो इसके बीच में एंगल है तो क्या हो रहेगा? पॉजिटिव। अगर इससे इसके बीच में एंगल है तो वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, जो अगली बात नोट करनी है इसके लिए पॉइंट वाइज आप इसको नोट करते रहें कि ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ है किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। ये बातें क्या है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात नोट करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाती है? ए इंटू बी अगर थीटा क्या हो? अगर थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो, है ना? अभी नोट किया? ठीक, ज़रा तुम बताना कि अगर मैं कोई भी वेक्टर ले लूँ, वेक्टर ए, और दूसरा भी ले लूँ वेक्टर ए, मतलब कोई भी वेक्टर खुद का तो क्या होता है? खुद का तो क्या होता है? पैरेलल होता ही है, खुद के तो पैरेलल होता ही है। मतलब वेक्टर ए इधर और दूसरा भी ले ले वेक्टर ए इधर ही, तो मतलब ये तो हमेशा खुद के पैरेलल ही होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या कर ले? नोट के ए डॉट ए की वैल्यू क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए स्क्वायर, कॉस इज वाट? 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है? 1, यानी कि ए डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाती है? ए स्क्वायर, है ना? या ऐसा कह ले, ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए डॉट ए। ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए डॉट ए। ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए डॉट ए, अंडर रूट ए डॉट ए, अंडर रूट ए डॉट ए। ठीक है, अंडर रूट ए डॉट। ठीक है, समझ में बात है? यहाँ से एक बहुत अच्छी बात समझ में आई क्या? ज़रा देखते हैं इसको। इसका मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर ए कैप ले और कोई दूसरा भी यूनिट वेक्टर ए कैप ही ले, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी, अनदर यूनिट वेक्टर ए एंड कॉस 0। क्योंकि दोनों वेक्टर खुद ही है तो क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल ही होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो यूनिट वेक्टर ये भी था, यूनिट वेक्टर ये भी था, मैग्नीट्यूड इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या पता चला? दो यूनिट वेक्टर यानी पैरेलल यूनिट वेक्टर, दो पैरेलल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, मतलब दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना? समझ में बात है? अगर दोनों क्या हो? पैरेलल हो। अगर दोनों क्या हो? पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं है तब रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक यूनिट वेक्टर इधर है और एक यूनिट वेक्टर बी कैप इधर है और ये एंगल क्या है? 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ए डॉट बी, ए कैप डॉट बी कैप करोगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 30, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट? 1, चूंकि यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज व्हाट? 1, चूंकि यूनिट वेक्टर है। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो √3/2 वैल्यू हो जाएगी टोटल ए कैप डॉट बी कैप की। तो इवन यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट 1 तब होगा जब वो क्या होगा? पैरेलल होगा। जब वो क्या होगा? पैरेलल होगा। बस समझ में आई? जब वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, तभी हमें मिलेगा क्या? यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी बात सीखने को मिली। एक तो ये और इसी से एक बात और मिली कि आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1, चूंकि क्यों? आई कैप along positive x axis, another I cap also along positive x axis, both is unit vector, that's why result will be 1. ठीक है, j कैप डॉट j कैप वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, है ना? k कैप डॉट k कैप वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना? वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना? k कैप डॉट k कैप वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये बातें हमेशा के लिए क्या करनी है? याद रखनी है। ये वैल्यू क्या करनी है? हमेशा के लिए याद रखनी है। ठीक है ना? चले अगली बात जो नोट करनी है हमें कि
कि अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ हो। किसकी फॉर्म में? कंपोनेंट की फॉर्म में। मान लो जैसे वेक्टर ए हमारे पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है ना, मतलब ए का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई के लॉन्ग कंपोनेंट, जेड के लॉन्ग कंपोनेंट। सिमिलरली वेक्टर बी दिया हुआ क्या? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? ए डॉट बी। हमें क्या निकालना है? ए डॉट बी। ज़रा देखें इसको कैसे देखें। ठीक है, कैसे करेंगे, देखें क्या निकालना है? ए डॉट बी। ठीक है ना, करते हैं इसको। ए एक्स आई कैप ऐसे लिखेंगे, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर दें, पहले ए एक्स से सबको, फिर ए वाई से सबको, ठीक है, फिर क्या करेंगे? ए जेड से सबको। ठीक है, बारी बारी करते हैं। ठीक है, ज़रा देखें ए डॉट बी। ठीक है ना, ए डॉट बी। तो ये देखें ए एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई कैप से, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। देखो आई डॉट आई की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ नोट किया था, कितनी होती है? 1। चूंकि एक ही तरफ है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना। समझ में आ गई बात है? ठीक है, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो देखो आई और जे क्या हो जाएगा? आई डॉट जे कितना है? इन दोनों के बीच एंगल कितना है? ये इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई इधर, इधर कितना एंगल हो जाएगा? 90। ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है? 0, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आई डॉट के आ जाएगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। आई डॉट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मामला ख़त्म। ए वाई से आए तो देखना जे डॉट आई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स आई कैप, यहाँ जे यहाँ आई, फिर से जे डॉट आई क्या हो जाएगा? 0, चूँकि ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो मतलब इससे ये वाला रिजल्टेंट कुछ नहीं मिलने वाला। ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप, हाँ ये ठीक है। क्यों? जे डॉट जे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जे डॉट जे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। अभी नोट करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट? ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई। ठीक है ना, ए वाई बी वाई। ठीक है, जेड के हिसाब से देखें तो z के हिसाब से के कैप डॉट आई कैप रिजल्ट 0 हो जाएगा, ऑर्थोगोनल है। के कैप डॉट जे कैप रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, चूंकि के और जे भी क्या ऑर्थोगोनल है। के कैप से के कैप अलॉन्ग हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मतलब ए जेड बी जेड के डॉट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ए जेड बी जेड, ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो गया। कैसे कैसे कैसे, कितना आसान बात है। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, एडिशन लिखो। वाई वाले को वाई से मल्टीप्लाई करो, एडिशन लिखो। जेड वाले को जेड से मल्टीप्लाई करो। सिंपली फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ हमारे पास, सपोज कर लो i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। मैं क्या निकालना है? a डॉट बी। ए डॉट बी, आई से आई को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1 3, जे वाले से जे को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 -6, के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 -2, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 -6 -2 -8 प्लस 3, दैट विल गिव यू -5। खत्म हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? -5। कितना सिंपल, सो इजी। ठीक है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, अच्छी बात, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक बात और नोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? कहोगे
आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। शाबाश। बी कहोगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सर ये बड़ा आसान सवाल था, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? आर की वैल्यू होती थी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो वहाँ से आर का मैग्नीट्यूड होता था अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। उससे हम इसको कंपेयर किए तो हमें ये दिखाई दिया आर एक्स की जगह ए एक्स है, आर वाई की जगह ए वाई है, आर जेड की जगह ए जेड है, इसलिए ये रिजल्ट होगा। सिमिलरली बी के लिए भी। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर पीछे पलटो, अगर नोट किए होगे तुम, ठीक है, नोट नहीं किए हो तो पीछे से दोबारा से वीडियो देखो और नोट डाउन कर लो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, मूवी नहीं चल रही है। ठीक है ना, क्या है? ए डॉट बी का मतलब होता था कॉस थीटा ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या बताता था? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो मतलब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू तो ये होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये, तो मतलब कॉस थीटा का एक फॉर्मूला हमारे पास और भी आ गया कि अगर कंपोनेंट की फॉर्म में हो ए और बी, तो उस कंडीशन में हमारा कॉस थीटा होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर what? cos थीटा। दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर what? cos थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर जल्दी से। मान लो वेक्टर है हमारे पास, क्या ले लें? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। मैं क्या निकालना है? इसके बीच का एंगल निकालना है। इसके बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर लिया जाए। तो एक काम कर दो और कर दो, इसको लिख दो जैसे 2। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर देंगे, या ऐसे रहने दो, पहले वाले क्वेश्चन को देखें। वेक्टर ए है ये, वेक्टर बी है ये, तो हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी है ना। ए डॉट बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? सिंपली इसी फार्मूले में रख दें, कॉस थीटा बराबर ए एक्स की जगह क्या है 1, ए बी एक्स की क्या जगह क्या है 1, प्लस ए वाई की जगह क्या है 1, बी वाई की जगह क्या है -1, प्लस ए जेड की जगह क्या है 0, बी जेड की जगह क्या है 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर से 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़रा देखो, ऊपर +1 -1 0 ओवर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ऊपर की वैल्यू क्या हो गई? 0 बाई रूट 2 इज़ 0 है ना। जब 0 ही है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा क्या हो जाता है? 90 डिग्री होता है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक बात मेरे जहन में और आई कि एक जुगाड़ हम ऐसा क्यों ना बना लें कि ये देखो जब ऊपर 0 आ जाता है तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना क्या है? फालतू है, बेकार है। तो एक काम करें, इसी में एक चीज़ रख दे, अगर थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए तो सिर्फ कितनी बात चेक करनी है? ये 90 हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा प्रोडक्ट इधर आके क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये वैल्यू क्या है? अंडर रूट दिस इंटू अंडर रूट दिस, ये पूरा यहाँ, ये पूरा यहाँ,
ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी 0, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, मतलब जब भी ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, थीटा मतलब क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके लिए हमें अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और बी अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कौनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नई बातें, उसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगली बात देखें क्या हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, देखते हैं क्या है। अगली बात है कि a डॉट बी की वैल्यू b डॉट a के बराबर ही होती है। मतलब क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव है। क्यों? क्योंकि a डॉट बी का मतलब क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, है ना, और b डॉट a का मतलब क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस थीटा। एंगल थोड़ी बदलने वाला है, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये इसके बीच का एंगल थीटा, तो ये लिखोगे। और प्रोडक्ट में इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि हकीकत में क्या है, a डॉट b है, जो कि हकीकत में क्या है, a डॉट b है। क्या है, a डॉट b है, ठीक है। दूसरी बात, एसोसिएटिव भी है। ये क्या है, एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। ये कैसे कि a डॉट b प्लस सी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये होगा a डॉट b प्लस सी बराबर होता है a डॉट b जोड़ b डॉट सी, ठीक है। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। बात समझ में आई? ये बातें हमें याद रखनी है कि a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी प्लस a डॉट सी प्लस a डॉट सी, ठीक है ना, प्लस a डॉट सी। ये एसोसिएटिव भी होता है। होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़े थोड़े हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं, इंशाल्लाह आगे क्लास में हम तो क्वेश्चन लेंगे ही। अब चलते हैं हम कहाँ, वेक्टर की तरफ। कौन से, वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है उसको भी समझते हैं, कुछ बात वहाँ से भी नोट करते हैं, ठीक है ना, समझ में बात है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, इस बात को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, हम ये अच्छे से समझेंगे। जिस तरह से हमने किसको समझा है, स्केलर प्रोडक्ट को समझा है, उसी तरह से हम वेक्टर प्रोडक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको मूवी की तरह ना देखें, बल्कि क्या करें, आप इसको नोट करने की भी कोशिश करें। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि बातें आप भूल जाएंगे, फिर दोबारा से इतनी बड़ी वीडियो आपको देखने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए बेटर क्या है, आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन फ्यूचर नोट्स ओपन करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। इतनी देर में हमने मार्कर का इंक भी भर लिया है। तो आगे चलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब दो वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और साथ साथ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या कहा था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होगा इनके पास। तो डिफाइन कैसे करेंगे,
कि A क्रॉस B यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B and the sign of angle between them and its direction will be perpendicular to the plane, ध्यान सुनिएगा, its direction will be perpendicular to the plane containing vector A and B either outward or inward, डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट कैसे लिया आपने? सर ये तो आपने बड़ी गलत बात कर दी, अब अंदर होगा या बाहर होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले आप समझें कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा? एक वेक्टर, ठीक है ना? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इतना तो मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है ना? और ये यूनिट वेक्टर है जहाँ इसकी डायरेक्शन होगी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मैग्नीट वेक्टर A के एलोंग अगर हमें वेक्टर चाहिए होता था तो क्या करते थे? एक वेक्टर A के एलोंग लेते थे A कैप और उसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते थे, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, यानी जितनी मैग्नीट्यूड का तुम्हें वेक्टर चाहिए यही करते थे। तो हमारा मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी? इस ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसलिए ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने लिया है क्या? ईटा कैप। क्या लिया है? ईटा कैप, ठीक है ना? तो कैसे डिसाइड करेंगे ये बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ? इसको ऐसे डिसाइड करेंगे। तुम्हारे पास क्या है? A क्रॉस B, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। किसका? राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। किसका? राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? राइट हैंड पाम यूज़ करेंगे कि ये वेक्टर अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। कैसे देखो क्या है? पहले A फिर B, ये देखो ये तुम्हारा राइट हैंड है, ये क्या है? बेस ऑफ द पाम, ये क्या है? पाम है, और ये क्या है? थंब है। तो पहले कौन सा वेक्टर है? A, उसकी तरफ उस पर रख दो हाथ को, ठीक है सर, रख दिया। अब जो तुम्हारा पाम है वो वेक्टर B की तरफ होना चाहिए, इधर ही है वेक्टर B, ठीक। तो उस कंडीशन में जो थंब होगा वो होगा A क्रॉस B की डायरेक्शन, यानी ईटा कैप की डायरेक्शन। तो कहाँ आ जाएगा? देखो इस बोर्ड के बाहर की तरफ, ठीक है ना? तो देखो अब चूँकि कॉपी पे हम 2 डायमेंशनल चीज़ें दिखा सकते हैं, तो ऐसा डॉट लगाते हैं किसके लिए? आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए? आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मतलब A क्रॉस B की डायरेक्शन यहाँ से किधर होगी? बाहर की तरफ। अच्छा जी, एक काम और सीख सकते हो कि A क्रॉस B किया तो ये देखो ऐसे हाथ को ऐसे रोटेट करो। कैसा रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हें कुछ बात याद आ रही होगी एक्सियल वेक्टर की कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, ये इसीलिए बताई गई थी वो बात, ठीक है? समझ में आई बात है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आउटवर्ड, तो आउटवर्ड, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। तो A क्रॉस B राइट हैंड पाम से यूज़ करेंगे, पहले वेक्टर की तरफ बेस रखेंगे, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होना चाहिए, थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वेक्टर A और वेक्टर B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख लें, क्या कह रहा है वेक्टर प्रोडक्ट? इफ, बल्कि और अच्छे से लिख रहे हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर A and वेक्टर B is the product of magnitude of vector A, B and sine of angle between A and B. Moreover, direction of vector A and B
is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Vector A and vector B. Perpendicular to the plane containing vector A and vector B. ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे? यूज राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल जो कि अभी हमने बताया, या क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड होगा प्लेन के, है ना, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है ना तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉट से और इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्रॉस से, ताकि इसका मतलब एक वेक्टर है अंदर की तरफ। समझ आई बात है कि नहीं आई? समझ आई बात है? ठीक है, समझ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं जल्दी से इसकी कुछ बातें। ठीक है, जैसे पहली बात कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए बी साइन थीटा ईटा क्या। ठीक है, अगर ये ए इधर है और बी इधर है, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी थीटा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब बाहर की तरफ, मतलब ईटा कैप की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी ए क्रॉस बी कहाँ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। कहाँ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात है? आगे चलते हैं। अगली बात क्या है कि अगर ये ऐसा लिख देता, ऐसा बी क्रॉस ए, तो अभी बात वही रहती, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। अब क्या लिख दिया हमने, ईटा कैप। इस बार ईटा कैप की डायरेक्शन क्या होगी, पहले क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर बी ये है सर, वेक्टर ए तो पाम की तरफ नहीं आ रहा, हाँ, तो इसको एक काम करो, इधर से नहीं मिले ना, इधर से मैच करा दो। क्या है, ये वेक्टर बी, इधर पाम की तरफ वेक्टर ए, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मतलब ये वाला यहाँ पर ईटा कैप क्या है, इनवर्ड है। यहाँ पर क्या है, इनवर्ड है। क्या है, इनवर्ड है। अच्छा, ये बात है सर। क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से देखें, बी से ए, इसको ऐसे कंप्लीट करो, कैसा रोटेशन हो रहा है देखो, घड़ी जैसे घूमती है वैसे हो रहा है, यानी क्या है, क्लॉकवाइज। यानी क्या है, क्लॉकवाइज इनवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड। जिधर से हम देख रहे हैं उधर से क्लॉकवाइज है, तो मतलब वेक्टर प्लेन ए और बी के क्या है, इनवर्ड है। अच्छा, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नोट कर ले एक बात यहाँ से कि ए क्रॉस बी is not equal to B cross A, is not equal to B cross A because they are anti-parallel vector, anti-parallel vector हैं। क्या है, anti-parallel vector हैं। अच्छा, लेकिन सर हमने तो ये सुना था कि anti-parallel vector निगेटिव स्केलर मल्टीपल होता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो बात हम अब भी मान रहे हैं। तो मतलब ए क्रॉस बी ये हो जाएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब ये बराबर हो जाएगा। क्यों, चूँकि आई कैप है अगर, और अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ हो जाएगा, निगेटिव वाई की तरफ। कहाँ हो जाएगा, निगेटिव वाई की तरफ, मतलब आई की तरफ नहीं रहेगा। तो ए क्रॉस बी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस बी के अगेंस्ट चला जाएगा, सॉरी बी क्रॉस ए के अगेंस्ट चला जाएगा। अगर बी क्रॉस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बी क्रॉस ए के अगेंस्ट कौन है, ए क्रॉस बी है, यानी ए क्रॉस बी के अलोंग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर था। दैट्स व्हाई वी से ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है ना, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, जल्दी से जल्दी से अगली बात, स्पेशल केस। क्या,
क्या है स्पेशल केसेस में, क्या है स्पेशल? देखो पहला, अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए बी साइन 0, साइन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 0 इज 0, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज 0। ए क्रॉस बी इज व्हाट? 0। अच्छा जी, मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है ना? दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, चूँकि इसका मतलब ए भी इधर ही होगा और बी भी इधर ही होगा, ठीक है ना? तो यहाँ से एक अच्छी बात और मेरे लिए तो अच्छी है, पता नहीं तुम कहोगे सर कितनी बातें याद रखें, इसलिए हो सकता है तुम्हारे लिए बुरा हो, ठीक है? तो कोई भी वेक्टर खुद का पैरेलल ही होता है, खुद के पैरेलल ही होता है, इसलिए उसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ए कैप क्रॉस ए कैप का भी रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप का भी रिज़ल्ट 0 हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप का भी रिज़ल्ट 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप का भी रिज़ल्ट हो जाएगा 0। क्यों? चूँकि आई कैप और आई कैप पैरेलल है, जे कैप और जे कैप पैरेलल है, के कैप और के कैप क्या है? पैरेलल है। ये दोनों एक्स एक्सिस की तरफ, ये दोनों वाई एक्सिस की तरफ, ये दोनों जेड एक्सिस की तरफ है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, 180, तब क्या होगा? देख लेते क्या होगा, देखते हैं। थीटा क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। थीटा क्या हो जाए? 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? देखो, ए क्रॉस बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 180 ईटा कैप, ठीक है? साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0, है ना? तो चूँकि रिज़ल्ट 0 है तो हम डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द रिजल्ट इज़ 0, मैग्नीट्यूड इज़ 0, और 0 मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या है? 0 वेक्टर है, एंड द डायरेक्शन ऑफ 0 वेक्टर इज़ नॉट डिटरमाइंड। समझे बउआ? ठीक है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू चूँकि 0 है, इसलिए हम डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है? अगली बात, अगर थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, फिर क्या होगा सर? ऐसा क्या अजूबा हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए बी, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 ईटा कैप। तो साइन 90, मान लो वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, तो मतलब ईटा कैप की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ। तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, ए बी ईटा कैप, ए बी ईटा कैप, ठीक है ना? ए बी ईटा कैप मतलब ए बी मैग्नीट्यूड है, ईटा कैप डायरेक्शन आउटवर्ड है, और अगर बी क्रॉस ए होता तो इनवर्ड हो जाता, ठीक है ना? समझा की बात है? क्या हो जाता? इनवर्ड हो जाता। एक अच्छी बात और नोट करें, इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना हो तो इस कंडीशन में सिर्फ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका भी मैग्नीट्यूड। तो ईटा कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है? समझ गए? चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए क्या है? जैसे मान लो 3i कैप है, वेक्टर बी क्या है? 4j कैप है। तो a क्रॉस b क्या लिखेंगे हम? 3, अच्छा ये देखें, ये i कैप इधर और j कैप इधर, यानी 4j कैप इधर। तो a क्रॉस i क्रॉस j किधर आएगा? बाहर की तरफ, किधर? z एक्सिस की तरफ। तो क्या हो जाएगा?
3 × 4 sin 90 और i क्रॉस j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और i क्रॉस j किधर आ जाएगा k कैप की तरफ है, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 12 k कैप। वैल्यू हो जाएगी क्या 12 k कैप। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या 12 k कैप। ठीक है, होपफुली आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें कि जब भी कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी और ईटा कैप इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर लें कि i क्रॉस जे इसको ऐसे याद रख लें। ये देखो इधर i कैप, इधर ऊपर y j कैप, इधर k कैप। ठीक है ना, इसको ऐसे हम याद रख लें। एंटी क्लॉकवाइज में जाए ना तो इसके इधर माइनस k कैप होगा, इधर माइनस i कैप होगा और इसके पीछे नीचे माइनस j कैप होगा। खैर, तो i j k कैसा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसको ऐसे याद रख लूँ i j k है ना, i j k क्या जाएगा i j k। तो i क्रॉस j, तो यहाँ से देखना i क्रॉस j कैसे रोटेशन है, कैसा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू k कैप। ठीक है, सिमिलरली j क्रॉस i, तो j क्रॉस i के लिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर k नहीं लेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे k की जगह माइनस k कैप लेंगे, k की जगह क्या लेंगे माइनस k कैप लेंगे। सिमिलरली i j हो गया j क्रॉस k क्या है क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा j का मैग्नीट्यूड 1 k का मैग्नीट्यूड 1 इंटू ईटा कैप की जगह अब क्या आ जाएगा i कैप। क्यों, चूँकि j क्रॉस k ये है j और ये है k, इसके परपेंडिकुलर है क्या i कैप। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या i कैप। सिमिलरली अगर उल्टा हो जाए k क्रॉस j तो क्या हो जाएगा माइनस i कैप। इसको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर ईटा क्यों नहीं मान रहा हूँ, चूँकि ईटा की जगह पर हमारा मान लो ये x एक्सिस है, सॉरी ये j और k है, तो ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो यहाँ से देखें तो j क्रॉस k कैसा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन आएगा, तो ये वाला प्लेन कौन सा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, समझ में आ गई बात है। अगली बात, द नेक्स्ट थिंग इज k क्रॉस i क्या हो जाएगा j कैप, बट i क्रॉस k इसको यहाँ से याद रख लेना i क्रॉस k क्लॉकवाइज, i क्रॉस k इधर से इधर आएगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा i क्रॉस k इज माइनस j कैप, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, होपफुली आसानी से। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आसानी से रिजल्ट क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। एक चीज़ हमने देखा था अभी कि a क्रॉस b की वैल्यू क्या होती है ए बी साइन थीटा ईटा कैप होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b